हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द SWPM प्लेटफॉर्म। मैं नीतू शर्मा आज आप लोगों के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जो कि हमारा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा मेन टॉपिक हमने डाला है, बट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या मेन डिफरेंस है ये हम लोग लाइव क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलिए, ब्रीदिंग की बात है तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की तो जरूर बात होगी। तो बच्चे, जो आपका ब्रीदिंग का रेगुलेशन है ये मेनली दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज केमिकल रेगुलेशन एंड अदर वन इज न्यूरल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है? केमिकल्स को सेंस करके, एंड न्यूरल रेगुलेशन बाय न्यूरॉन्स इंटरकनेक्शन। पहले हम लोग न्यूरल रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको ब्रेन का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे कि मान लीजिए, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ड्रॉ करने की। मान लीजिए ये है मेरा फोर ब्रेन, कुछ इस टाइप से मैं इसको बना देती हूँ। यहाँ पर हम लोग बना देंगे पोन्स, और यहाँ पर मेडुला, और ये इस तरीके से मैंने इधर बना दिया स्पाइनल कोड। आई नो कुछ खास अच्छा नहीं बना है, बट आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने क्या बनाया, ये वाला पार्ट मैंने बनाया आपके ब्रेन का फोर ब्रेन वाला पार्ट, ये हमने बनाया पॉन, और ये हमने बनाया मेडुला, एंड हियर दिस इज स्पाइनल कोड। अब जो हमारा रेगुलेशन होता है, जो हमारा स्पाइनल कोड की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, एक मिनट। हाँ जी, जो न्यूरल वाला रेगुलेशन होता है ये मेनली ब्रेन स्टेम के थ्रू होता है, वो भी मेडुला में। ठीक है, मतलब ब्रेन न्यूरल वाला क्या, केमिकल वाला भी जो है, हम लोगों ने ये देखा था ना कि ये हमारा मेनली ब्रेन स्टेम के थ्रू होता है, मेडुला से होता है मेनली। अब इसी चीज को आगे और ब्रीफ में देखते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इसको देखने के लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया बच्चे, यहाँ से उन्होंने कट किया ब्रेन को। एक माइस के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से जब उन्होंने कट किया, उसके बाद वो लोग ब्रीदिंग को देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से ब्रीदिंग का जो चार्ट है, ग्राफ है, किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पोन्स, मेडुला, फोरब्रेन सब कट कर दिया, सिर्फ स्पाइनल कोड को बचा के रखा। तो यहाँ पर इन लोगों को जो ग्राफ देखने को मिला, कुछ इस तरीके का मिला, यानी कि ब्रीदिंग स्टॉप हो गई। ठीक है जी, जब इन्होंने पोन्स, मेडुला सब काट दिया तो इन लोगों को ब्रीदिंग स्टॉप देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से कट किया, यानी कि पोन्स को कट कर दिया, बट जो आपका मतलब पोन और फोरब्रेन को कट कर दिया, मेडुला को छोड़ा सिर्फ। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिला, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं अनसिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ पर उन्हें इस टाइप का रिजल्ट मिला। उसके बाद इन्होंने कहाँ से कट किया, जस्ट इमेजिन, यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, बेचारा माइस, जब इन्होंने यहाँ से कट किया यानी फोर ब्रेन कट कर दिया, पोन्स और मेडुला अभी भी बचा हुआ है। उस टाइम पर कैसा ग्राफ देखने को मिलता है, इस टाइप से। ब्रीदिंग वाला जो ग्राफ है वो इन्हें कुछ इस टाइप से देखने को मिला, यानी कि हमें यहाँ पर जो मिल रहा था, सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग देखने को मिल रहा था। मैंने क्या क्या बात की, मैंने बोला सबसे पहले क्या किया, पोन और मेडुला दोनों कट कर दिया। ठीक है, दोनों कट किया तो यहाँ पर ब्रीदिंग ही स्टॉप हो गई। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने माइस के अंदर ये किया था। उसके बाद जब इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के टाइम पर इन्होंने क्या किया, पोन और फोर ब्रेन को कट कर दिया। ठीक है, पोन और फोर ब्रेन कट किया। इस टाइम पर जो ब्रीदिंग का पैटर्न मिला वो मिला अनसिंक्रोनाइज्ड टाइप का, अनसिंक्रोनाइज्ड। और जो इन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर क्या हुआ,
यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फोर ब्रेन को कट किया। ठीक है, फोर ब्रेन को कट किया, यानी पोन और मेडुला जो था वो इनका प्रेजेंट था, पोन एंड मेडुला प्रेजेंट। यहाँ पर क्या हुआ, सिंक्रोनाइज टाइप की ब्रीदिंग देखने को मिली। अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, हमारे जो साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया बात ऐसी है, जो मेडुला है ना, ये तो ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो नेसेसरी है ब्रीदिंग के लिए। और जो हमारा ये पोन है, जो ये पोन्स है, ये जो है ये हमारा क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है ब्रीदिंग को। ठीक है, इट इज सिंक्रोनाइजिंग दी ब्रीदिंग। ठीक है, आप भी सेटिस्फाई होंगे इनके इस कंक्लूजन से। ठीक है, अब किस तरीके से ये पोन और मेडुला काम कर रहे हैं, इसी को और ब्रीफ में देखते हैं। जैसे मान लो ये मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम फिर से बनाऊंगी। ये पोन बनाया मैंने, इधर ये मेडुला बनाया, और यहाँ पर ये बनाया मैंने ब्रेन स्टेम। ये तो एकदम चूहे के जैसा बन गया, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पोन के अंदर जो आपका ये सेंटर प्रेजेंट है ना बच्चे, जैसे इधर ये है मेरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम है इसका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जो यहां पर प्रेजेंट है इधर इस साइड में, थोड़ा सा नीचे की साइड बना देती हूँ इसको। हाँ, ये इधर को जो प्रेजेंट है इसका नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर, ये हम कहां पर बना रहे हैं, पोन के अंदर। अब जो मेडुला है ये तो मेन है, तो यहां पर जो प्रेजेंट होता है इस साइड को, इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, इसे हम लोग बोल देते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और जो इस साइड पे प्रेजेंट है इसे हम लोग बोल देते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब जो, एक मिनट, खुद ही रीज हो गया। हाँ जी, इधर वाले को हम लोग बोल देते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वाला जो पार्ट है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग और मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, देखो, आप लोगों ने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था, आई थिंक हमारी 1 घंटे की लाइव क्लास थी वो, जिसमें हमने सिर्फ यही आपका ब्रीदिंग वाला ही पढ़ा था कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा इनहेलेशन के टाइम पर क्या होता है, और एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है। ये तो हम लोग लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। हाँ जी, तो हम किधर थे, यहाँ पर। अब मैं बात कर रही हूँ डोर्सल रेस्पिरेटरी की। जो ये वाला पार्ट है ना बच्चे, ये किस किस को कंट्रोल करता है, कुछ तो ये सिग्नल देगा आपके डायफ्राम को। ठीक है, ये मैं यहाँ पर डायफ्राम बना देती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने उस दिन देखा था, ये मेरा डायफ्राम, इधर मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर लंग्स बना दिए मैंने। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो हमारा डायफ्राम होता है ये मेन मसल होती है, जो कि मतलब इन्वॉल्व होती है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर। और इसका एक और काम होता है कि ये आपका कहाँ पर सिग्नल पहुंचा सकता है, हाँ जी, कहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। याद करने की कोशिश करो, कहाँ पर पढ़ा है हमने इसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये एक यहाँ पर सिग्नल पहुंचाएगा। अब वेंट्रल का क्या काम है फिर, ये भी फालतू नहीं बैठा हुआ। ये किसको कंट्रोल कर रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा है, ये हमारा कर रहा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को रेगुलेट। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ध्यान आया कहाँ पर पढ़ा था ये हमने, मैं बताती हूँ। जो आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पढ़ा था, ये कहाँ पर पढ़ा था, एक्स्ट्रा
इनहेलेशन के टाइम पर, है ना। और ये हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन के टाइम पर। क्या किसी को ध्यान है हम इनहेल कौन सी गैस ज्यादा करते हैं, कौन सी कम करते हैं? हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पर थे? इधर एक्स्ट्रा इनहेलेशन एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन के पास। हाँ, कौन सी इनहेल कौन सी एक्सहेल करते हैं? मैंने आप लोग को बताया था ना, नाइट्रोजन जो है वो हम लोग सबसे ज्यादा इनहेल करते हैं। याद आया कुछ? क्योंकि जो एनवायरमेंट है वहां पर जो सी गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वही तो इनहेल करेंगे ना सबसे ज्यादा, है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट, क्योंकि हमारी नोज के अंदर कोई फिल्टर थोड़ी लगा हुआ कि नहीं ऑक्सीजन ही लेगा, और उसके बाद कौन सी करेंगे? ऑक्सीजन, देन CO2। और अगर एक्सेल करेंगे, एक्सेल भी सबसे ज्यादा N2 करेंगे, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और देन CO2। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनहेलेशन के टाइम पर हम लोग 78% नाइट्रोजन, मतलब जितना हमने इनहेल की उसमें आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगी, 21% ऑक्सीजन मिलेगी, और हम लोग 0.01% CO2 इनहेल करते हैं। और एक्सहेल हम लोग नाइट्रोजन तो लगभग 78% कर ही देते हैं, ऑक्सीजन हम लोग 16% ही एक्सहेल करते हैं, और जो CO2 है वो हम लोग 5% एक्सहेल करते हैं। ये भी हम लोग हमारी लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अगर कुछ काम कहीं पर स्टॉप करना पड़ा तो वो कैसे होगा? जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना बच्चे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इनहिबिट करता है। ठीक है, जब इसको लगता है ना कि इसकी जरूरत नहीं है तो ये इसको बोल देगा कि भाई तू स्टॉप हो जा। ठीक है, इस तरीके से हमने बात की थी ना कि सिंक्रोनाइजिंग ब्रीदिंग में ये काम करता है पोन्स, ऐसी तो करता है पोन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, चलो इसी कलर को यूज कर लेती हूँ। अब मैं अगर एपन्यूस्टिक सेंटर की बात करूं तो जो ये एपन्यूस्टिक सेंटर है ये किसको इनहिबिट करता है? ये आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत मत करके आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, ये बात हुई न्यूरल की। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। ठीक है, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। केमिकल कंट्रोल है, कुछ ना कुछ केमिकल्स का नाम आएगा, किसी ना किसी चीज का तो जिक्र होगा। जिक्र किसका होगा? ऑक्सीजन और CO2 का। अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारी जो बॉडी है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये पता है क्या चाहता है? इसकी ख्वाहिश क्या है? कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो। ये तो है इसकी ख्वाहिश, ये मिल गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हैप्पी। अब अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा चाहते हैं वैसा होता तो नहीं है ना। मान लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेचारा सैड हो जाएगा, है ना। अब इसको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किससे होगी? आप एक बात बताओ, अगर हम नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लें, वैसे तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं बस। हाँ जी, हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं, बहुत अच्छी बात है, बट दुख नहीं आने चाहिए। जब दुख आते हैं, जब हम लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी अगर हमें कोई बता दे कि भैया तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ आने वाला है जिससे डेंजर आने वाला है, एक कोई बताए कुछ ऐसा होने वाला है कि हैप्पीनेस आने वाली है तुम्हारी लाइफ में, हम बोलेंगे वाह यार बहुत अच्छी बात है ये तो। बट अगर कोई डेंजर आने वाला है तो हम लोग उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, है ना। मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, मतलब अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यही चीज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है कि ऑक्सीजन जो, मतलब खुशियां थोड़ी सी कम होने वाली है, कोई ये बोल दे कि खुशियां थोड़ी सी कम होने वाली है, हम बोलेंगे ठीक है भाई थोड़ी सी कम होने वाली है देख लेंगे। पर कोई बोल दे कि प्रॉब्लम आने वाली है तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। यही हाल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। अगर इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए चल जाएगा, बट अगर CO2 प्रेशर हो ज्यादा हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसीलिए अगर हमसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि किस चीज के लिए हमारा सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इंक्रीज होने से। ठीक है,
अब हम केमिकल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है बहुत और CO2 का इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे होगा देखो, क्योंकि क्या है ना कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बताती हूँ, इसको पहले मैं डिस्कस करती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, हमारे कुछ कीमो रिसेप्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है जी। कुछ तो हमारे होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल है तो बिल्कुल ब्रेन पे ही होंगे ये तो, और कुछ हमारे होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। जो सेंट्रल वाले होते हैं बच्चे, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, हमारे मेडुला के अंदर। और ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड बॉडी के अंदर, कैरोटिड बॉडी। एंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एरोटिक बॉडी, ठीक है। मतलब ये हमारे रिसेप्टर्स का ही नाम है, कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी। अभी बात करते हैं इस बारे में। ये वैसे आपका कैरोटिड साइनस और आपका एरोटा पे प्रेजेंट है, अभी करती हूँ इस बारे में बात। अब देखो सेंट्रल वाले हैं, मैंने बोला सबसे ज्यादा सिस्टम किस चीज के लिए सेंसिटिव है, कि बाकी सब ठीक है, सब चल जाएगा, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेंजर आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है, अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, यानी ये हमारे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज के लिए। उसके बाद मैंने आपको CO2 और H2O के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन बताया था, कुछ ध्यान हो थोड़ा बहुत, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ ध्यान हो उसके अंदर कि यहाँ पर अगर मैंने CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया तो जो H पॉजिटिव आयन है ये भी इंक्रीज हो जाएंगे, यानी ये जनाब इसके लिए भी सेंसिटिव है। अगर ये दोनों चीजें ज्यादा हो गई तो जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है वो हमारे एक्टिव हो जाएंगे। चलो मैं इसके बारे में तो इनडायरेक्टली रिलेशन कैसे है अभी फिर से डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं पेरिफेरल की। तो ये हमारा किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो इसके लिए सेंसिटिव है। अब देखो जिसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है उसको तो वहीं पर पास में ही बिठा दिया, किसको, सेंट्रल के पास ही बिठा दिया, मेडुला के अंदर ही, कि जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो जाए भैया तुम अपना काम स्टार्ट कर देना। और पेरिफेरल वाले में है कि ठीक है भाई धीरे धीरे काम होता रहेगा, अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो ठीक है चल जाएगा, मतलब चलेगा तो नहीं, धीरे धीरे आप अपना काम करते रहो, एक्टिव होते रहो। अब देखो होता क्या है, पेरिफेरल के बारे में ही डिस्कशन कर रही हूँ अभी। एक बार फिर से ब्रेन को, तो मैं चूहे के जैसा बना रही हूँ इसको बार बार, चलो कोई बात नहीं, हमें समझ में आना चाहिए बस। ये मैंने ऊपर बना दिया इसका मेडुला और नीचे क्या बना दिया इसका पोन, नहीं ऊपर पोन बना दिया, नीचे मैंने इसका मेडुला बना दिया। यहाँ पर मैंने बना दिए इसके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ये मेरे क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, CCR नहीं बोलते हैं, मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पास में बना देती हूँ ब्लड वेसल, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी बहुत सेल बायोलॉजी अगर ध्यान हो, किसी ने पढ़ी हो सेल बायोलॉजी, तो इसके बीच में हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है। अब इस ब्लड ब्रेन बैरियर को जो दिक्कत है, इसको CO2 से तो कोई दिक्कत नहीं है, CO2 को तो ये बड़ी आराम से दे देगा एंट्री। तो अगर जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा तो हमारा जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या करता है बच्चे, H पॉजिटिव आयन को नहीं जाने देगा। अब हमारा जो ये सेंट्रल वाला जो कीमो रिसेप्टर है ये इसके लिए भी सेंसिटिव है। अब यहाँ पर कैसे पहुंचा जाए, तो ठीक है, अब जो आपके CO2 और H पॉजिटिव है ये कोई ना कोई चाल चलेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि फटाफट अपने नर्वस सिस्टम तक सिग्नल पहुंचाना बहुत जरूरी है, मेडुला पोन्स सबके पास सिग्नल जाना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर CO2 है, ये आपका आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर को कर देगा क्रॉस, ठीक है। ये आ गया इधर, कहाँ पर आ गया ये मैं इधर बना देती हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बना देती हूँ, ठीक है। क्या है ये मेरा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है।
फिर मैंने क्या बोला, CO2 की हो गई एंट्री। अब CO2 किसके साथ हाथ मिलाएगा, H2O के साथ। यही तो प्लानिंग थी इनकी, क्योंकि नर्वस सिस्टम को बताना तो है, अब कुछ ना कुछ करके तो बताना ही पड़ेगा। इन दोनों ने मिलकर क्या किया भैया, H2CO3 को फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा H पॉजिटिव और SCO3 बाइकार्बोनेट कह लो, इसमें ये टूट गया। अब ये H पॉजिटिव है, अब काम हो गया। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पता लग गया कि H पॉजिटिव आयंस जो है ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो थे हमारे, ये तो भैया पहले ही एक्टिव थे H पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर आपका काम हो गया। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़े या H पॉजिटिव आयन बढ़े, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर फटाफट काम कर देगा। ठीक है, ये हमारी तरह लेजी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अब पेरिफेरल की। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस दो नर्व के नाम याद कर लेना, हो गया आपका काम। मैं एक बार ऐसे एक मेडुला का डायग्राम बना देती हूँ। पूरा तो मुझे ड्रॉ करना नहीं आएगा, बस छोटा सा मेडुला बना देती हूँ। मान लो कुछ इस टाइप से मेरा मेडुला है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ऐसे ही बना दिया मैंने। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये मैंने मेडुला बनाया। हंसना नहीं है किसी को, ठीक है, समझ आ जाए आप लोगों को। अब यहां से कुछ नर्व्स जाएंगी। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपके कुछ एरोटिक वो बना देती हूँ, एरोटिक बॉडीज बना देती हूँ। जैसे कि इधर बना देते हैं एक, तो ये इधर मैं बना रही हूँ एरोटिक बॉडीज। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, मान लो ये इधर इधर प्रेजेंट है हमारी। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ड्राइंग मेरी कुछ खास है नहीं यहाँ पर। ये लो, ये कुछ इस टाइप का मैंने बना दिया भैया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे नर्व्स जाएंगी। जो मैं यहाँ पर ये वाली नर्व्स बना रही हूँ, जो एरोटिक बॉडी तक जा रही हैं। ठीक है, जैसे एक मान लो इसके रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है और इसका जो रिसेप्टर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो मैंने पिंक कलर से बनाई है, ये है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये हमारी है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। उसके बाद यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, रफ डायग्राम है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, ये है मेरी वैगस नर्व। ठीक है, ये है मेरी वैगस नर्व। और यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है, जैसे इधर जो मैंने बनाया है, इसे आप लोग कैरोटिड बॉडी बोल दो। कैरोटिड बॉडी मैंने अभी ऊपर बताया था, ये क्या है, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग बोल देंगे एरोटिक बॉडी। जो मैंने आपको ये दो नाम बताए हैं ना, कौन कौन सा, कैरोटिड बॉडी और नेक्स्ट कौन सा बताया है, एरोटिक बॉडी। ये दोनों ही हमारे क्या है बच्चे, रिसेप्टर्स है। कौन से रिसेप्टर्स, पेरिफेरल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पेरिफेरल रिसेप्टर्स है। क्या काम है इनका, क्या काम था इस सिस्टम का, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो उसको फटाफट से सेंस कर लेना। ठीक है, और मैंने जो दो नर्व्स का नाम बताया, देखो जो आपकी जोन सी आपकी नर्व एरोटा से मेडुला तक सिग्नल लेके जाएगी। मैंने ड्राइंग के टाइम पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एरोटा से मेडुला तक जो सिग्नल लेके जा रही है, ये कौन सी नर्व है बच्चे, हमारी वैगस नर्व है ना। और जो हमारी किससे, कैरोटिड साइनस से मेडुला तक सिग्नल लेकर जा रही है, ये हमारी कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या बोल रही हूं मैं, याद रखना इसको। मैंने बोला जो हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये सिग्नल कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये हमारी कैरोटिड साइनस से कैरोटिड
साइनस से मेडुला तक। उसके बाद जो मैंने सेकेंड नर्व का नाम लिया वो मैंने कौन सी बताई आपको, वेगस नर्व। ये कहां से कहां तक सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये हमारी एरोटा से मेडुला तक। ठीक है, अब हमने जगा दिया अच्छे से मेडुला को। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है, एक्सपीरियंस करते हो योनिंग प्रोसेस। जब योन करते हो तो क्या होता है उस टाइम पर, पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन के अपटेक के लिए बड़ा सा मुंह खोल दिया जाता है ना, योन किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।